स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिस पे हम ये कह सकें कि बॉडी मुकम्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी हम यूँ बात करते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, नॉर्मली जो हम समझते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हमने देखा कि एक बॉडी अगर मोशन में हो तो तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। लेकिन आखिर वो कौन सी अब कंडीशंस, अब हम उनको देखते हैं जी यहाँ पर। यानी इसमें सबसे पहली जो हमने बात देखी है वो ये है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर उस पर टोटल जो फोर्सेस का इफेक्ट है, यानी जो कि मैं कह सकता हूँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी हम कह सकते हैं, जो दोनों साइड से फोर्सेस का इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट जीरो होना चाहिए, यानी उसकी मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन होनी चाहिए। और फिर इसी तरह साथ ही हम यूं कहें कि जो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम जिसे कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क कहते हैं, वो होल्ड होना चाहिए। यानी उस पर जो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स है, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क्स, उन तमाम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए न्यूटन मीटर। तो तब हम कहेंगे एक बॉडी मुकम्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम अगर एक ऐसा यूनिफॉर्म, यानी जिस एक ऐसा फट्टा लेते हैं जिसपे कि मैस जो है, उसके हर पार्टिकल का मैस जो है वो एक जैसा, यानी उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस हुई हुई है, ठीक है। यानी चले मैं यहाँ पर उसकी शेप भी हम रेगुलर बनाते हैं, ठीक है। यानी उसमें कोई इस तरह से ना हो कि एक पोर्शन पे ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक पे कम आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी पेशी हो तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि वो हम यहाँ पे बना दें। अब ये एक है जी। और अगर फर्ज करें इस बेंच, जिसको मैं चले बेंच के तौर पे अब यूज कर रहा हूँ, इस बेंच की टोटल लेंथ जो है वो फर्ज करें अगर 10 मीटर बनती है, 10 मीटर, तो जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा फर्ज करें ये है यहाँ पर, ठीक है। जो कि चले इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसे जो है वो एक रिंग की मदद से, इस तरह से एक रिंग लेते हैं जी, इसके ऊपर हम इसको सपोर्ट देते हैं और इस तरह से एक कोई सिलेंडर के ऊपर, यानी इस रिंग को रखकर एक खास हाइट पर हम इसको इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। यानी अब जिस तरह आपने पार्क्स में अक्सर देखा होगा बच्चे जो झूला झूलते हैं, जो कि इस तरह से हम सी सा भी इसे कहते हैं जी, ठीक है। अब ये सच हमने इसको एक शेप दे दी। अब ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम है, यानी रेस्ट पोजीशन पे, और हम देख रहे हैं कि इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एक तो ये बात हमें पता चली। अब यहाँ पर क्या ये दोनों कंडीशन जो ऊपर मैंने लिखी है क्या होल्ड कर रही है? तो चलें पहले मैं इस तरह से बात करता हूँ, फोर्सेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यानी हमने देखा कि चूंकि जो ये बेंच है इसके हर पार्टिकल का मास एक जैसा है, हर पार्टिकल के ऊपर जो जमीन की ग्रेविटी है वो एक जैसा असर कर रही है, इसलिए कि इस पूरे बेंच को हमने जमीन से एक ही हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। यानी एक ही स्ट्रेंथ है, इन तमाम पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी एक जैसी असरअंदाज हो रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हर पार्टिकल का मास एक जैसा होने की वजह से जो डाउनवर्ड इसके वेट की वजह से, इस पार्टिकल के वेट की वजह से डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है वो मैं यहाँ पर इस वेक्टर से शो कर रहा हूँ, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है उस पार्टिकल की जो फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इधर भी इसी तरह से हर पार्टिकल की जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से। अब इस तरह से कि अगर ये सारे पार्टिकल्स के अगर वेट्स का सम किया जाए और इधर से सारे पार्टिकल्स के वेट का सम किया जाए तो ये दोनों जो साइडों पे वेट बन रहा है वो इक्वल बन रहा है, ठीक है। यानी मैं यूं बात करूंगा कि अगर इस पिवट पॉइंट जहां जिसके अराउंड हमने इसको रोटेट कराना है, यानी अगर इस घड़ी को आप देख लें, घड़ी को यहाँ से हम सेंटर से हमने क्या किया होता है जी, अलाउ किया होता है कि ये उसकी जो सुई है, उसकी नीडल है वो रोटेट कर सके, तो वो उसका जो पॉइंट होता है वो पिवट पॉइंट होता है, जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी को जिस पॉइंट के गिर्द वो रोटेट कर रही होती है उसके सारे पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल जो होता है वो स्पिनिंग मोशन में होता है, उससे उस पॉइंट से जो लाइन हम उसी तरह से बनाते चलते हैं ऊपर की तरफ, या जिस जिस तरह से भी वो रोटेशन हमें पता चल रही होती है उस हिसाब से हम उसको बनाते हैं, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो सारे पार्टिकल्स हैं ये डाउनवर्ड इधर भी और इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, जो कि इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे। यानी ये पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कराकर इस बेंच को इस तरफ से रोटेट इस तरह से, यानी जिसे मैं एंटी क्लॉकवाइज कह सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, ठीक है। जबकि इस तरफ को अगर हम देखें तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये इस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, ये भी डाउनवर्ड लगा रहे हैं, यानी ये इसको इस तरह से मूव कराएंगे जिसे हम क्लॉकवाइज रोटेशन कह सकते हैं। लेकिन अब चूंकि इन दोनों साइड्स पे जो पार्टिकल्स उनका मास एक जैसा होने की वजह से हम ये कहेंगे कि जो
टॉर्क प्रोड्यूस होगी, जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी, जो कि हम जानते हैं कि टॉर्क जिसको हम टा से जाहिर करते हैं, जो कि फोर्स और जो मोमेंट आर्म होता है, यानी पिवट से एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि जहां से इस रॉड ने या इस बेंच ने मूव करना है और उस पॉइंट पे जहां तक के फोर्स लग रही है। अब फोर्स तो हर पार्टिकल लगा रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि चूंकि पी जो पिवट पॉइंट है ये हमारा सेंटर है, 5 मीटर डिस्टेंस इस तरफ को, 5 इस तरफ को है, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास दोनों तरफ मूवमेंट आर्म हो तो एक जैसा है और फोर्सेस भी एक जैसी आ रही है। तो हम यहाँ से इस तरह से फिर इस बात को समझ जाते हैं कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसे मैं टा वन, जिसकी मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ टा वन, वो एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी। फर्ज करें अगर 10 न्यूटन मीटर है, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज है तो इससे मैं नेगेटिव साइन पुट कर दूंगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है जिसे मैं टा टू कह रहा हूँ, ये कितनी होगी जी, ये भी 10 होगी, क्योंकि मैसेज दोनों तरफ बराबर बराबर है, ठीक है, 10 न्यूटन मीटर। तो ऐसा से हमारे पास जो इनका सम बनेगा, इन दोनों टॉर्क्स का जो मैग्नीट्यूड का सम बनेगा, वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो 10 में -10 ऐड करें तो 0 न्यूटन मीटर बन जाता है, ठीक है। यानी इससे हमें पता चला कि एक बॉडी जो है, ये वाली जो बेंच है, इसमें एक रोटेशन 0 है। अब फोर्सेस जो है, अगर हम देखें तो फोर्सेस जो इस पूरी ऑब्जेक्ट का वेट है, या चूंकि मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसका जो पार्टिकल्स का मैस है वो एक जैसा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस पॉइंट पी से इस बेंच, या ये बेंच का जो मैं कह सकता हूँ होल जो वेट है वो इस पॉइंट पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड्स इस तरह से एक्ट कर रहा है। और ये जो हमने एक स्पोर्ट बनाई हुई है, जो कि एक आप पुली भी समझ सकते हैं, या एक जो मैंने एक रिंग बनाया था जिसके ऊपर इसको मैंने बैलेंस किया हुआ है, ये इसको इस इतनी ही फोर्स में ऊपर उठाए हुए रिएक्शन के तौर पर, ठीक है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वेट है, और जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो रिएक्शन फोर्स है। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, एक्शन एंड रिएक्शन, जो न्यूटन थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो इनका अगर हम सम कर लें फोर्सेस का, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो 0 न्यूटन बनता है। यानी हमने देखा कि वाकई ये जो एक बॉडी है उसको अगर हम ये कहना चाहें कि वो एब्सोल्यूट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों कंडीशंस का होना लाजमी है। एक और एग्जांपल से अब हम इस बात को समझते हैं इस तरह से कि चले हम एक पैराशूटर की एग्जांपल ले लेते हैं। एक पैराशूटर को अगर आपने देखा हो कि जिस वक्त वो इस तरह से एयर से जब वो छलांग लगाता है, ठीक है, यानी स्पेस से, चले मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये और ये हमने उसकी कोई इस तरह से एक स्नैप लिया, ठीक है। अब ये इस तरह से स्ट्रिंग्स से इसको बांधा गया हुआ होता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से। अब ये फर्ज कर लें वो पैराशूटर है जो कि इस तरह से स्ट्रिंग के साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है, जो कि इस तरह से जमीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें अब इसे, तो अब ये जो हमारे पास पैराशूटर है, इसमें भी अगर आप देखें तो इस पे जो यानी रिएक्शन एक्शन के तौर पर ये जो इसका वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और रिएक्शन के तौर पर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो इससे ऊपर की तरफ इस पूरे जो पैराशूट के मटेरियल उसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है। अब ये होगा कि जिस वक्त ये फोर्स ऊपर वाली फोर्स जो कि टेंशन इन स्ट्रिंग, जो कि जिस स्ट्रिंग से इस मटेरियल ऑब्जेक्ट को हमने इसके साथ इस पर्सन के साथ अटैच किया है, इसमें एक टेंशन क्रिएट होगी ऊपर की तरफ फोर्स। अब जिस वक्त ये फोर्स बैलेंस हो जाएगी टेंशन और वेट, ठीक है, यानी इनका डिफरेंस हमारे पास जो है वो जब 0 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फोर्सेस का इफेक्ट अब 0 हो गया, लेकिन बॉडी अब मूव कर रही है, और क्या वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पर हम ये बात यानी इस दावे से नहीं कर सकते कि ये इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है, यानी अगर इस साइड पर ज्यादा एयर प्रेशर एक्सर्ट कर दे और यहाँ से कम, तो इधर से बॉडी यानी इसको ये इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करा देगी, यानी ये गोल घूमता हुआ जमीन की तरफ गिरेगा। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये बिल्कुल जो है वो इक्विलिब्रियम में बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आए, या बिल्कुल यानी इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। तो इसके लिए क्या होगा कि फिर इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से हम इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये वाला, ये और इसके ऊपर जितनी भी फोर्स का एक इफेक्ट पड़ेगा ऊपर एयर पार्टिकल्स का, वो उन दोनों से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कह सकते हैं, कि वो अगर होल्ड करेगा, यानी टोटल टॉर्क जब हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन मीटर आएगी और
टोटल फोर्सेस का सम हमारे पास जो है वो 0 न्यूटन आएगा, तब हम कहेंगे कि ये जो पैराशूटर वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है और इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। और इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।